वेलकम। आज हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे एक फ्रेज़ है थिंकिंग के हवाले से, जिसमें बताया हुआ है सम पीपल स्टडी ऑल देयर लाइफ एंड देयर डेथ दे हैव लर्नड एवरीथिंग एक्सेप्ट टू थिंक। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी कर लेते हो, स्टडी भी कर लेते हो, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो जो आपका मकसद होता है कि आप उस चीज़ के बारे में थिंक करो, जो चीज़ आप सीख रहे हो उसके बारे में थिंकिंग करो, आप उसको भूल जाते हो। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी आपने देखे होंगे। ठीक है, कि हम लोग स्टडीज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास उसका कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, हम लोग उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे होते, उस चीज़ के बारे में फोकस नहीं कर रहे होते, रीजनिंग नहीं कर रहे होते कि अगर ये चीज़ है तो ये किस वजह से है। ठीक है, तो इस फ्रेज़ का भी यही मतलब है कि अपनी पूरी ज़िंदगी और लगा लेते हैं पढ़ाई में और स्टडीज़ करने में, लेकिन उसमें उसको थिंक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में भी हम लोग यही क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ही सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थिंकिंग क्या है। थिंकिंग इज़ अ पर्पसफुल ऑर्गेनाइज कॉग्निटिव प्रोसेस दैट वी यूज़ टू मेक सेंस ऑफ और वर्क। ठीक है, क्या है कि कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का प्रॉपर सेंस बना लेते हो। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज हो रहे होते हैं, आप फिर उस पर थिंक करते हो और फिर उसको आंसर करते हो। ठीक है, इसको थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग की टाइप्स हम लोग डिस्कस करते हैं, तो थिंकिंग की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, मेन इसकी 2 टाइप्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग है। ठीक है, आपको पता है कि आपका लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, जिसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, एनालाइज करता है, वो चीज़ों को एवालुएट करता है, रीजनिंग करता है, डिफरेंट क्वेश्चन जो भी उसके माइंड में आ रहे होते हैं उन पर वो रीजनिंग करते हैं, उनकी एवालुएशन और एनालिसिस वगैरह करते हैं। ठीक है, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन में क्या होता है, वो किससे रिलेटेड होता है, क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन से एसोसिएटेड होती है। क्रिएटिविटी से क्या मुराद है कि उसमें आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, जब ये दोनों थिंकिंग मिल जाएंगी तो ये क्या करेंगे, असल में किस चीज़ में हेल्प आउट करेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और साथ में डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ये दोनों क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में आपको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग जो कि हमारा टॉपिक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग से क्या मुराद है। अच्छा, पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें आप। यहाँ पे ये बंदा है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है सर पे, लेकिन इसने क्या किया, सीजर्स से उसको उसकी रस्सी को काट दिए। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा, इसका मकसद क्या था कि इसने उस रस्सी को काटना था। ठीक है, तो इसने जाके रस्सी को काट लिया, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि वो ब्लॉक आके उसके सर पे लग जाएगा। अगर इसका मकसद ये था कि ये इसने रस्सी को काटना है तो ये दूसरी साइड पे खड़ा होकर करता, मतलब प्रॉपर अगर क्रिटिकल थिंकिंग करता तो इसको समझ आ जाती कि हाँ ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो इसने ऐसा नहीं किया, तो इसको क्या कहते हैं कि ये बंदा जो है ये क्रिटिकली थिंक नहीं कर रहा, बस ये सिर्फ अपना काम कर रहा है, अपने काम पर फोकस है, लेकिन उस काम के पीछे उसको थिंक नहीं कर रहा कि इसकी रीज़न क्या है या इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है, अवेयरनेस ऑफ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड क्रिटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे होते हैं किसी चीज़ को लेके, उसको उनका रिलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो, जैसे अगर आप रिसर्च कोई ले लो, अगर आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो, आप जब उसमें स्टडी करते हो तो आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, और आप लोग फिर देखते हो कि वो हर एक क्वेश्चन दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया, उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस की अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इसके अलावा क्या है, एबिलिटी टू आस्क एंड आंसर क्रिटिकल क्वेश्चंस एट अप्रोप्रिएट टाइम्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप लोग आर्टिकल रीड कर रहे हो या कोई भी, मतलब कोई भी जनरल चीज़ भी अगर आप ले लें, लेकिन अगर हम रिसर्च के हवाले से देखते हैं तो उसमें अगर आप आर्टिकल रीड कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनाने शुरू कर देने। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि आपने उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढना है जिसकी बेसिस पे आप उसमें उसका स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन कर सको। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम पे क्वेश्चन करते हो। डिज़ाइर टू एक्टिवली यूज़ द क्रिटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, अब जितने भी आपके माइंड में क्रिटिकल क्वेश्चंस आए हैं उनका एक्टिवली यूज़ करना है। ठीक है, अब एक्टिव यूज़ का क्या मतलब होता है कि
एक्टिव यूज़ में ये होता है कि आप लोग अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हो, ठीक है। सब कुछ आप लोग अपने ब्रेन से सोच रहे होते हो, फिर उसको आंसर्स करने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाते हो, डिफरेंट सर्चेज़ वगैरह कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एक्टिव प्रोसेसेस में आती हैं। लेकिन पैसिव प्रोसेसेस में क्या होता है कि आप कोई ना कोई तैयार माल उठा लेते हो, उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो वो पैसिव प्रोसेसेस में आता है, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग किससे एसोसिएटेड होती है, एक्टिव प्रोसेसेस के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है, जिसमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हो। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग को असिस्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट क्रिटिकली टू एन एसे और टू एविडेंस प्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट, आर्टिकल और वेबसाइट, ठीक है। अब ये रिसर्च से रिलेटेड आपको पता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हम ज़्यादा रिसर्चेस वगैरह कोई देखते हैं, तो कहते हैं कि ये जब भी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ये आपकी राइटिंग और स्पीकिंग को असिस्ट करता है, ठीक है। तो किस तरीके से कि आप लोग अगर कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, जो कोई भी आपने वेबसाइट ओपन की हुई है, तो वहाँ पर आप उसके एसेस के साथ क्रिटिकली रिएक्ट कर रहे होते हो, उस पर थिंकिंग कर रहे होते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप फिर ईजिली उसको रिफॉर्म भी कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जज द क्वालिटी ऑफ ए लेक्चर और स्पीच, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का ये भी एक बेनिफिट होता है। इसके अलावा क्या है, फॉर्म एंड आर्गूमेंट, जब आपका प्रॉपर एक चीज़ के बारे में पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप उसमें प्रॉपर आर्गूमेंट भी कर सकते हो। राइट एंड ऐसे बेस्ड होना है रीडिंग असाइनमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पार्टिसिपेट इन क्लास, अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा तो आप क्लास में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लोग अपने माइंड में सोच रहे हो, आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उस लेक्चर में फिर ख़ुद को इन्वॉल्व कर रहे होते हो, टीचर से क्वेश्चन वगैरह कर रहे होते हो, तो इसलिए कहते हैं पार्टिसिपेट इन क्लास। जैसे ये बात तो आपने सुनी भी होगी कि बहुत से लोग जो हैं तो वो क्लास में सोए बैठे होते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं कर रहे होते, तो टीचर्स को समझ आ जाती है कि ये लोग तो क्वेश्चंस नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन है, वो ही है लेकिन बस थोड़ी सी चेंजेस इसमें बताई हुई हैं। कंसिस्ट ऑफ एन अवेयरनेस ऑफ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड क्रिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू आस्क एंड आंसर देम एट एप्रोप्रिएट टाइम्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है। अच्छा, अब कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपके माइंड में राइट क्वेश्चंस, प्रॉपर क्वेश्चंस अराइज नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब है कि आप लोग प्रॉपरली क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे, ठीक है। आप उस टॉपिक से हट रहे हो। अगर आपकी चीज़ प्रॉपर क्वेश्चंस का क्या मतलब है, राइट क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि आप लोग जो टॉपिक रीड कर रहे हो, आपके माइंड में वो ही चीज़ आनी चाहिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कोई और क्वेश्चंस, बाहर के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं। अगर आ रहे होंगे तो उसका क्या मतलब है कि आप टॉपिक से हट रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं कि ये राइट क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा, अब थिंकिंग स्टाइल्स की बात की है तो इसमें दो तरह के थिंकिंग स्टाइल्स हैं, एक स्पंज स्टाइल है और एक पैनिंग फॉर गोल्ड अप्रोच है, ठीक है। स्पंज अप्रोच में क्या होता है कि आप लोग जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हो और बाकी डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है। जबकि पैनिंग फॉर गोल्ड में क्या होता है कि आप लोग हर एक चीज़ को डिक आउट कर रहे होते हो, हर एक चीज़ को सर्च कर रहे होते हो, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है। अब कहते हैं कि स्पंज अप्रोच जो है तो वो मोस्ट कॉमनली यूज थिंकिंग स्टाइल है। इसमें आप किस पे फोकस करते हो, इनकरेजिंग एब्जॉर्बिंग एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू आर एबल, ठीक है। आप जितनी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो आप उसी पे फोकस करते हो, आप अपने ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह नहीं करते इसमें, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर स्टर्नस मेंटल एफर्ट, प्रोवाइड्स नो मेथड फॉर डिसाइडिंग विच इन्फॉर्मेशन टू बिलीव एंड विच टू रिजेक्ट, ठीक है। आप बस जितनी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो इजीली आप वो गेन करते हो। अब आप उस पर ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे होते कि मैं राइट इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ या मतलब मुझे ये इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग ईजिली बस सिंपली क्या कर रहे होते हो, मेन चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहे होते हो। जैसे आप लोग स्पंज को रखते हो ना पानी में, तो वो या साबुन वगैरह में, तो वो कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग क्या करते हो, स्पंज थिंकिंग में, स्पंज अप्रोच में आप लोग मेन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हो, ठीक है। इसके अलावा पैनिंग फॉर गोल्ड अप्रोच में क्या है, रिक्वायर्स यू टू आस्क फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हो, क्रिटिकल क्वेश्चन कर रहे होते हो और फिर आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हो, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हो कि आप वो क्वेश्चन करोगे किस तरीके से, ठीक है, और फिर उनके आंसर्स वगैरह फाइंड आउट करते हो।
अच्छा, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस में, अच्छा फिर सॉरी, ये वही वाली चीज़ कंटिन्यू है। अब कहते हैं कि अगर आप स्पंज अप्रोच कर रहे हो तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें लर्न करते हो, उसमें आप लोग मेन चीज़ें लर्न कर लेते हो, ठीक है। ये मतलब मेन, अगर आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो उसके जो मेन पॉइंट्स होंगे, अगर आप वो सिर्फ उठा रहे हो तो उसको क्या कहोगे, आप स्पंज अप्रोच कहोगे। लेकिन अगर आप पेनिंग फॉर गोल्ड अप्रोच की बात करते हो तो उसमें आप फिर क्या करोगे, उसके हर एक पॉइंट पे फोकस करोगे, हर एक पॉइंट पे के पीछे उसका बैकग्राउंड नॉलेज वगैरह देखोगे कि ये पॉइंट अगर इधर है तो किस वजह से है, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की टाइप्स बताई हुई हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सेम यही वाले क्वेश्चंस करने हैं, ये कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर ऑथर ने ये लिखा है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब इस वर्ड का मतलब क्या होगा, उसने ये वर्ड ये क्यों क्यों यूज़ किया है। मेजॉरिटी का मतलब भी वही है, ओवरवेलमिंग का भी वही मतलब है, ठीक है। दोनों का मतलब ज़्यादा ही है, लेकिन उसने ये दोनों वर्ड अगर मिला के लिखे हैं तो ये क्यों मिला के लिखे हैं कि मेजॉरिटी से भी ज़्यादा कोई चीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह से उसने लिखा है टिपिकल मर्डरर, अगर ऑथर ने ये वर्ड यूज़ किया तो आप तो फिर इस पर क्रिटिकल थिंकिंग करते हो कि ये उसने टिपिकल का वर्ड क्यों यूज़ किया, मतलब मर्डरर की टाइप्स वगैरह भी होती हैं या कुछ, तो फिर आप लोग जब ये क्वेश्चंस करते हो तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं वे स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड एक्यूरेट, ठीक है, कहते हैं सॉरी वेयर नहीं है, वर है, वे स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड एक्यूरेट, कि जो भी स्टैटिस्टिक्स वगैरह किसी आर्टिकल में डिस्कस हुई है वो एक्यूरेट है कि नहीं। फिर आप उसको क्या करते हो, गिवन डेटा के साथ कंपेयर करते हो उन सारी वैल्यूज़ को, फिर उनको SPSS पे फाइंड आउट करते हो। ये जो भी तरीका उसने उस आर्टिकल में यूज़ किया होता है आप उसी तरीके से उसको दोबारा से फाइंड आउट करने की, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो और फिर उस पर बता देते हो कि ये एक्यूरेट था कि नहीं था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं सिर्फ, ठीक है। ये डिफरेंट आर्टिकल्स के हवाले से कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, ये फिर आप रीड कर लें। अच्छा, अब कहते हैं कि पेनिंग फॉर गोल्ड में क्या है कि कहते हैं कि अगर आप लोग अच्छा, इसमें क्रिटिकल क्वेश्चनिंग आप लोग किस तरीके से करते हो कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग की बात हुई है, ठीक है। कहते हैं कि अगर एक आर्टिकल है उसके अंदर ऑथर ने हर एक चीज़ मेंशन कर दी है, A to Z सारी चीज़ें आपके लिए मेंशन कर दी हैं, आपको किसी चीज़ पे भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। फोकस इन द सेंस कि आपको किसी चीज़ के बारे में सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आप उस पर फर्दर क्रिटिकल थिंकिंग करो या ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ठीक है, क्योंकि उसने आपको पूरे का पूरा हलवा बना के दे दिया जिसको आप लोग इजीली पढ़ते हो। तो उसको क्या कहते हैं कि ये एक्टिव लर्निंग है, सॉरी ये पैसिव लर्निंग है, ठीक है, जिसमें आप लोग पैसिवली उस चीज़ को रीड भी कर रहे होते हो, लर्न भी कर रहे होते हो, तो ये पैसिव लर्निंग है। आपको इसमें आप खुद से कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ रहा होता, सही है। इसी तरीके से कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि उस ऑथर ने कुछ चीज़ें मिसिंग कर दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ कर दी हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो फिर आप लोग उस पर क्या करते हो, वो जो मिसिंग चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके बारे में क्रिटिकल क्वेश्चनिंग वगैरह करते हो, फिर उन क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप थिंकिंग करते हो। तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव लर्निंग कहते हैं, ठीक है। और एक्टिव लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है क्योंकि इसके बाद आप लोग ईज़िली राइट कर सकते हो, चीज़ों को लिख सकते हो और इजीली आप रीड कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो हर एक चीज़ को। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या बात डिस्कस की हुई है कि कहते हैं कि अगर आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, अगर आप एक्टिव रीडर या लर्नर हो, ठीक है, तो कहते हैं कि उसके लिए ये बात ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको पहले से उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्टिव लर्नर हो तो आप क्या करोगे कि वो आर्टिकल जिस चीज़ के बारे में भी होगा, ठीक है, मतलब आपके टॉपिक रिलेटेड नहीं है या आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्टिव लर्नर हो तो आप क्या करोगे, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग जब करोगे तो आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे और आप इजीली उसको समझ सकते हो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताई हुई है, you do not need to have to be an expert on child care to ask questions अबाउट द एडुकेसी ऑफ डे केयर सेंटर्स, ठीक है। कहते हैं कि इसमें ये चीज़, अगर आप डे केयर सेंटर्स की एडुकेसी रीड आउट कर रहे हो, ठीक है, या उस पर आप क्रिटिकल क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो, तो इसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए चाइल्ड केयर में, ठीक है। अगर आप एक्टिव लर्नर हो तो आप इजीली उस चीज़ को सर्च आउट कर सकते हो, उसकी एडुकेसीज को रीड कर सकते हो। अच्छा, मिथ्स ऑफ राइट आंसर्स में क्या है कि अगर आपके क्वेश्चंस राइट नहीं है तो आप राइट आंसर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप लोग अप्रोप्रिएट रीजनिंग नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ पे।
ठीक है। अब कहते हैं द साइंटिफिक क्वेश्चंस अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड आर द मोस्ट लाइकली टू हैव आंसर्स रीजनेबल पीपल विल एक्सेप्ट बिकॉज द फिजिकल वर्ल्ड इज इन सर्टन वेज मोर डिपेंडेबल और प्रेडिक्टेबल देन द सोशल वर्ल्ड। ठीक है। अब कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड जो होती है वो सोशल वर्ल्ड से डिफरेंट होती है, ये तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है। सोशली और फिजिकली जो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसको आप लोग फिर देखते हो कि दोनों चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हो। फिज़िकली भी किसी अगर किसी इंडिविजुअल को आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो उसको फिज़िकली भी उस पॉइंट पे फोकस करते हो। ठीक है। और फिर उसके सोशली भी हर एक एस्पेक्ट को देखते हो। तो अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ के बारे में राइट क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको राइट आंसर्स मिलेंगे। ठीक है। अब कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन बिहेवियर या के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। सोशलाइजिंग इसमें सोशल इश्यूज आ जाते हैं, तो उनको स्टडी करना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप उसकी जेंडर को पढ़ रहे हो, ठीक है, या उसकी किसी फिजिकल चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हो, तो वो ईजी होता है। ठीक है। तो कहते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि उनका फोकस किस पे है, फिजिकल थिंग्स पे या फिर सोशल थिंग्स पे। उसके बाद क्या है, सो वी रिलाय ऑन प्रॉब्लमिस्टिक probabilistic answers like theories that will explain what unfolds most of the time। ठीक है। Also we bring our baggage to know how we think about the issues or decisions we make। ठीक है। अब ये वही सोशल इश्यूज़ की बात की हुई है, तो उसमें आप अपनी पूरी बैगेज पे फोकस करते हो। ठीक है। बैगेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ड्रीम्स, वैल्यूज़, सोशलाइजेशन, एक्सपीरियंसेस और जेंडर, कल्चर, रेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये राइट आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो। इसके अलावा कहते हैं कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आप कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका किसी चीज़ के साथ कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब अगर आप किसी फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो उसमें आपकी कोई ना कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से उस चीज़ को रिजेक्ट कर लोगे या उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है। जब तक क्रिटिकल थिंकिंग का गोल क्या होता है कि इसका गोल मेन फोकस जो होता है वो ये होता है कि आप इजीली किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट कर सको, उसको इजीली रीड कर सको और इजीली राइट कर सको। ठीक है। अब कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं होता कि आप नॉट टू टीयर डन अदर्स आर्गूमेंट बट टू मूव द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। ठीक है। कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की आर्गूमेंट ख़त्म करा दो। ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि अगर कोई आर्गूमेंट चल रही है तो आप उसको फर्दर आगे बढ़ाओगे। ठीक है। ताकि एट द एंड आपके पास कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाए। अच्छा, बाय नोइंग और ये किस तरीके से आप करते हो, बाय नोइंग much more about what we do and do not know when we are finished with the evaluation that when we begin। ठीक है। आप कहते हैं कि ये आपको कैसे पता होगा कि अगर आपका प्रॉपर नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो आप इजीली उस पर आर्गूमेंट्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ ऑल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इज डिपेंडेंट ऑन द प्रायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज, कंक्लूजन्स एंड द रीजन्स। ठीक है। आपको उसके हर एक चीज़ के बारे में अगर मतलब आपको किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर प्रॉपर पूरा कंट्रोल है, ठीक है, पूरा अबूर है आपका, तो आप उसको इजीली उस पर आर्गूमेंट्स कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग का गोल यही होता है कि आप किसी भी कन्वर्सेशन को ख़त्म ना करो बल्कि उसको मूव फॉरवर्ड करो। अच्छा, अब कहते हैं कि इसमें एक वीक सेंस क्रिटिकल थिंकिंग होती है और एक स्ट्रॉन्ग सेंस क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ठीक है। वीक सेंस क्रिटिकल थिंकिंग आप किस टाइम करते हो कि ये आपके इनिशियल बिलीव्स को डिफेंड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक चीज़ है जिसको आपने कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने नया पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो उस पर आप लोग अगर क्रिटिकल थिंकिंग करोगे तो वो वीक सेंस क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्योंकि आपके बिलीव्स उस चीज़ के बारे में अभी इनिशियली डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुए वे, तो आप उसको इजीली डिफेंड कर सकते हो। तो वो चीज़ें किस में आएंगी, इनिशियल बिलीव्स को जब आप इजी डिफेंड कर रहे हो वो किस चीज़ पे आएंगी, वीक सेंस क्रिटिकल थिंकिंग पे। ठीक है। यू यूज़ वीक सेंस क्रिटिकल थिंकिंग इफ़ यू आर अनकंसर्न विद मूविंग टूवर्ड ट्रूथ और द विच यू। ठीक है। अब कहते हैं कि अगर आपको उस चीज़ के बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता,
ठीक है। तो आप लोग फिर वीक सेंस क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है। खुद को डिफेंड करने के लिए वीक सेंस क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। और फिर स्ट्रॉन्ग सेंस क्रिटिकल थिंकिंग आता है। तो स्ट्रॉन्ग सेंस क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि आपने हर एक रेलिवेंट क्वेश्चन को आंसर करना होता है, ठीक है। उसमें आपके जितने भी बिलीव्स हैं या क्वेश्चंस हैं उस चीज़ के बारे में, उन सबको आपने आंसर करने होते हैं। उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि आप उसको रिजेक्ट कर दो या कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप छोड़ दो, ठीक है। इट डज नॉट फोर्स यू टू गिव अप ऑन इनिशियल बिलीव्स, कैन प्रोवाइड ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथनिंग दोज बिलीव्स, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आपका किसी चीज़ के बारे में ये इनिशियल बिलीव पे फोकस नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया है, आपको उसका पूरा का पूरा नॉलेज आपके पास आ गया है, ठीक है। आपको उस टॉपिक पे पूरा अबूर है, तो उसके बाद फिर आप स्ट्रॉन्ग सेंस क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। अच्छा, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि इसमें आप लोग जब भी क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, इसमें वही वाली बात है कि आप लोग एक तो राइटिंग और स्पीकिंग आपकी अच्छी होती है, ठीक है। राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो जाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकते हो किसी भी चीज़ पे। और इसमें कहते हैं कि जब आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो उसमें जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, उसके प्रॉब्लम्स को आप इजीली हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और अब कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस में क्या है, लर्निंग डू न्यू क्रिटिकल स्किल्स इज अ लॉट लाइक लर्निंग डू न्यू फिजिकल थिंग्स, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को लर्न करना भी उतना ही उसी चीज़ के इक्वल है कि आप कोई ना कोई फिजिकल थिंग को स्किल्स को लर्न कर रहे हो, ठीक है। अब कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग सिंपली किस तरीके से देख लो कि किसी को कोई अगर क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है या कोई, तो आपने उसको क्या किया कि सिर्फ उसको देखा और आपने सीख लिया, ठीक है। बल्कि ये किस चीज़ से होता है कि आपने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस और हार्ड वर्क वगैरह करना है, जिसकी वजह से आप लोग प्रॉपर इस हैबिट को, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को आप इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कहते हैं कि जब भी आप लोग कोई रिसर्च आर्टिकल करते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो उसमें क्या है, व्हाट आर द इश्यूज एंड कंक्लूजन्स, ठीक है। अब आपने पूरा एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ लिया, आपने फिर उसमें क्या क्वेश्चन करना है कि उसमें इश्यूज़ कौन कौन से थे, ठीक है, या उस आर्टिकल की कंक्लूजन क्या थी। तो आप लोग उन दो चीज़ों पर फोकस कर लेते हो। इसी तरह से व्हाट आर द रीजंस, अब अगर उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं तो फिर आप उन चीज़ों के पीछे, उन स्पेसिफिक चीज़ों के पीछे आप फिर उनकी रीजंस को फाइंड आउट करने चाहते हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। विच वर्ड्स और फ्रेजेस आर एम्बिगुअस, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उस चीज़ के साथ मैच नहीं हो रही थी आपके आर्टिकल्स के साथ। व्हाट आर द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एजम्पशंस, ठीक है। उस आर्टिकल में एजम्पशंस वगैरह क्या थी, व्हाट आर डिस्क्रिप्टिव एजम्पशंस, ठीक है। जो एजम्पशंस वगैरह डिस्क्राइब की हुई थी उसमें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग थी या कौन सी एजम्पशंस अप्रोप्रिएट नहीं थी, ठीक है। और देयर एनी फेलिसीज इन द रीजनिंग, ठीक है। कि कोई ऐसी रीजनिंग में कौन कौन सी गलतियाँ थी, फेलिसीज गलतियों को बोलते हैं, ठीक है, मिस्टेक्स को बोलते हैं। हाउ गुड इज़ द एविडेंस, ठीक है। अब उन्होंने उस आर्टिकल में जो भी एविडेंस वगैरह दिया हुआ था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो उसके बारे में आप अगर क्वेश्चंस करोगे तो क्या होंगे, क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे। आर द राइवल कॉजेज, ठीक है। कंपेरेबल, राइवल का क्या मतलब होता है कि कंपेरेबल अगर आप उसको करते हो दूसरे किसी आर्टिकल के साथ, सेम टॉपिक के साथ, तो उसमें आप देखते हो कि अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन की बात हुई है। व्हाट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन इज़ ओमिटेड, ठीक है। कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी लेकिन उस आर्टिकल में उन्होंने मैंशन नहीं की थी। व्हाट रीजनेबल कंक्लूजन्स आर पॉसिबल, ठीक है। कि उन्होंने तो जो अपनी कंक्लूजन्स दी थी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी कंक्लूजन्स हो सकती हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थी क्रिटिकल क्वेश्चंस की। इसके अलावा एक बात आप याद रखें कि ये सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स की ही बात नहीं होती कि रिसर्च आर्टिकल्स को ही आप लोगों ने स्टडी करना है, बल्कि आप लोग इन सारी चीज़ों को जनरली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी भी चीज़ में,
ठीक है। और अपनी जनरल फिज़िकल वर्ल्ड में भी आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। अपनी रिसर्च के अलावा जो बाकी आपकी थिंकिंग्स वगैरह होती हैं उसमें भी आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का मकसद क्या है कि आपने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक क्वेश्चंस के पहले अपने माइंड में क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना है और फिर प्रॉपर रीजनिंग करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।